नमस्कार। अटूट बंधन के इस पेज पर फेसबुक लाइव में आप सबका स्वागत है। मैं विवेक मिश्र आप सबको नमस्कार करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल साहित्य चर्चाएं, गोष्ठियां सारी जो है वो फेसबुक लाइव के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंच रही हैं। और आज हम प्रेमचंद और हिंदी कहानी के विषय पर आपसे बात करेंगे। तो कुछ मित्रों का इंतज़ार है। वंदना जी नमस्कार। आवाज़ मेरी आ रही है आप सब लोगों को? आप सब मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आप सबका स्वागत। संध्या, नवोदिता जी, अमृता जी, अटूट बंधन के पेज से वंदना जी, वंदना गुप्ता जी, नमस्कार वंदना जी। तो जो भी मित्र आए हैं मैं उनके साथ अपनी बात शुरू करता हूं। मनोज जी, आपका स्वागत है। संध्या जी नमस्कार। सुनीता जी नमस्कार। नीरा अरिन जैन जी और वंदना जी अटूट बंधन के पेज से। तो मित्रों, सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहता हूं कि प्रेमचंद और हिंदी कहानी, नमस्कार, प्रेमचंद और हिंदी कहानी 100 साल से ऊपर की बात है। और मैं उस तरीके से बात नहीं करूंगा जिस तरीके से एक एकेडमिक्स का आदमी करता है। हमारे जो काबिल प्रोफेसर मित्र हैं, जिस तरीके से वो प्रेमचंद की, हिंदी कहानी की और हिंदी भाषा की विधा की बात करते हैं, मैं वैसे बात नहीं करूंगा। मैं एक पाठक के तौर पे, क्योंकि हम लोग के प्रेमचंद को जिस तरीके से हमने पढ़ा, उस समय जब हमने प्रेमचंद को पढ़ा तब लिखना हमें नहीं आता था और सोचा भी नहीं था कि हम लोग लिखेंगे। तो मित्रों, हम लोग शुरू में, मैं तो सिर्फ एक पाठक की तरह प्रेमचंद के बारे में बात करूंगा और उसके बाद एक कहानीकार की तरह कि जब मैंने कहानियाँ लिखनी शुरू की तो प्रेमचंद के हिंदी कहानी में होने का मेरे लिए क्या मतलब था और क्यों आज बार बार इतने साल बाद भी प्रेमचंद हमारे लिए रिलेवेंट बने रहते हैं। आप में से ज़रूर पिछली बार की तरह कुछ लोगों के सवाल होंगे और अगर मैं लाइव जवाब नहीं दे पाया तो मैं कमेंट बॉक्स में वापस आपके पास लौटूंगा और जवाब दूंगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि मैं पढ़ाता नहीं हूँ तो मुझे उस तरह से अपने प्रोफेसर मित्रों की तरह अभ्यास नहीं है कि मैं सवाल साथ साथ लेता चलूँ। तो बात प्रेमचंद की। नमस्कार सुधांशु जी, रजनी गुप्त जी स्वागत है, अंजना सिन्हा जी और आशुतोष जी देख रहे हैं, आपका स्वागत। और सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत। किरण सिंह जी का स्वागत और आपका अमृता जी का, विजय प्रभाकर जी, आशुतोष जी नमस्कार। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे प्रेमचंद और हिंदी कहानी। प्रेमचंद हिंदी कहानी में मात्र एक कहानीकार नहीं है जो एक भाषा में, एक देश काल परिस्थिति विशेष में कहानियाँ लिख रहे हैं। वे हिंदी भाषा और भाषा में कहानी विधा को हमारी तरह केवल अपनी बात कहने के लिए बरत नहीं रहे हैं, बल्कि वह अपने समय में कहानी की जो है भाषा को और कहानी को एक विधा रूप में गढ़ रहे हैं, उसका निर्माण कर रहे हैं। वह एक साथ भाषा, विधा और उसकी सामाजिक चेतना, उससे जुड़े विचार और उसके पाठकों का भी निर्माण कर रहे हैं। आज कहानी के जिस मार्ग पर कहानीकार सरपट अपनी गाड़ी दौड़ा रहे हैं, वो उस समय निर्मित की गई है। किन लोगों ने? देवकीनंदन खत्री, वृंदावन लाल वर्मा और प्रेमचंद जैसे कथाकारों का वो मार्ग बनाया हुआ है। इसलिए आज हम पूरी हिंदी कहानी की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम ये कहना चाहते हैं कि प्रेमचंद होने का क्या अर्थ है हमारे लिए। प्रेमचंद की ही बात अगर हम करें तो प्रेमचंद ने अपने ही एक लेख अन्ना में तुर्गनेव की तोल्स्टॉय के बारे में की गई एक बात को कोट किया था, जो मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि मैं उनकी तुलना में क्या कहूँ, समकालीन यूरोपियन साहित्य में उनका कोई जोड़ नहीं। उनकी कलम में यह जादू है कि वह जो कुछ लिखते हैं वह जैसे जी उठता है और उनकी रचना शक्ति का क्षेत्र कितना विराट है, उसे देखकर आश्चर्य होता है।
आज भारतीय साहित्य में यह बात यदि प्रेमचंद के बारे में कही जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मित्रों, अब बातें जो हम हिंदी कहानी से जुड़ के करना चाहते हैं वो ये हैं कि हिंदी कहानी को साहित्य की प्रमुख विधा बनाने में प्रेमचंद और उनके समकालीन कथाकारों का बहुत बड़ा हाथ रहा है, बहुत बड़ा योगदान रहा है। और वह क्यों रहा है, हमें ये समझना चाहिए कि जिस भाषा में हम आज कहानियाँ लिख रहे हैं, आप ये देखिए कि उसके संस्कार क्या हैं। वो उस समय लिख रहे हैं कहानियाँ जब काव्य परंपरा हमारे यहाँ चली आ रही है, खंड काव्य लिखे जा रहे हैं, महाकाव्य लिखे जा रहे हैं। तो वो कहानियाँ किसके लिए लिख रहे हैं? वो जिन पाठकों के लिए कहानियाँ लिख रहे हैं, उसकी जो स्कूलिंग हुई है, उसका जो अभ्यास है, उसकी जो तैयारी है, वो महाकाव्य पढ़ने की है, वो खंड काव्य पढ़ने की है। और आप सोचिए कि वो वाचिक परंपरा से हटा के पढ़ने की आदत डालने का समय है, पाठक को जोड़ने का समय है। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि वो कहानी नहीं लिख रहे हैं, कहानी लिखने के साथ साथ कहानी की भाषा भी निर्मित कर रहे हैं, वो विधा के रूप में कहानी को विकसित भी कर रहे हैं, वो कहानी का एक नया पाठक तैयार कर रहे हैं। और वो पाठक कैसा है? वो पाठक वो है जो वाचिक परंपरा में विश्वास करता है। वो सुन के, जब उसके सामने रामचरितमानस गाई जाती है और वो सुन के पूरी महाभारत या पूरी रामायण वो काव्य में लिखी गई और गा के सुनाई जाती है और वो रस के साथ उसका आनंद लेता है, उसको वहाँ से शिफ्ट जब मिलता है कि वो प्रेमचंद की या देवकीनंदन खत्री की या वृंदावन लाल वर्मा की कहानियों को, उनके उपन्यासों को, उनके गद्य को पढ़ता है, तो यहाँ पे वो तीनों काम एक साथ कर रहे हैं। भाषा की निर्मित हो रही है, उसके समानांतर आपकी विधा विकसित हो रही है और उसी के समानांतर आपके पाठक भी बन रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद हमारी भाषा और संस्कृति में रचे बसे ऐसे कथाकार हैं जिनसे हमारी भाषा का जनमानस निर्मित होता है। क्यों? क्योंकि जो 500-600 साल पहले की परंपरा है, उसमें उसको तोड़ के उसमें से पाठक बना लेना, गद्य के पाठक बना लेना, ये अभ्यास उनको डालना कि आप कहानी पढ़ें, आप इतना लंबा उपन्यास पढ़ें, और ऐसा उपन्यास जो उनकी मान्यताओं को ध्वस्त करता हो, ऐसा उपन्यास जो वाचिक परंपरा से अलग हो, जिसमें काव्य नहीं हो, जिसमें वो रस नहीं हो, जिसमें वो संगीत ना हो, वो सीधा गद्य आपके सामने रखते हैं। जब हिंदी और यही कारण है कि जब वहाँ से चल के प्रेमचंद आगे आते हैं और हम लोग की जनरेशन या उसके बाद के लोग जब प्रेमचंद को पढ़ते हैं, तो हम ये नहीं जानते कि जब हिंदी साहित्य कोई पढ़ना समझना शुरू करता है, उससे पहले ही प्रेमचंद कई तरीके से हमारे जीवन और मनोविज्ञान का हिस्सा बन जाते हैं। चाहे वह कोर्स में लगी कहानियों के माध्यम से हो, चाहे वह लोकोक्तियों, मुहावरों और उस भाषा के माध्यम से हो जिसमें हम लिखना, पढ़ना, बोलना शुरू करते हैं। कई बार हमें पता होता है कि किसी व्यक्ति का लिखा हमारी भाषा का, हमारी संस्कृति का या हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। ये वैसे ही है जैसे कि आज से 50 साल पहले जब रामचरितमानस घर घर में रोज पढ़ी जाती थी, रोज गाई जाती थी, तो कोई व्यक्ति तुलसीदास से सहमत हो, असहमत हो, वो बातें माने ना माने, लेकिन वो रामचरितमानस उसके संस्कार का, उसके जीवन का एक हिस्सा होती थी, उसकी भाषा का एक हिस्सा होती थी। कई शब्द जो हैं, मैं बुंदेलखंड से आता हूँ, लेकिन जाने अनजाने कितने ही अवधि के शब्द मैं इस्तेमाल करता हूँ, वो मेरी भाषा में कहाँ से जुड़ गए? वो मेरी भाषा में कहीं ना कहीं जो श्रुति परंपरा से जो सुन के मेरी दादी से, नानी से, मेरे परिवार में बोले पढ़े जाते थे, उनसे वो हमारे जीवन में और हमारी भाषा में जुड़ गए। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि प्रेमचंद वो सीढ़ी हैं जिससे चढ़ के हम कहानी की उस मकाम तक, उस लेवल तक पहुँचते हैं जिसमें कि आज वो कहानी लिखी जा रही है। प्रेमचंद की कहानियों में आप देखेंगे कि सरलता और सहजता ही उनका शिल्प बन जाती है। वह अतिरेक से, भावुकता से, अत्यधिक कलाबोध से सयास बचते हैं। ऐसा नहीं है कि वो उस समय दूसरे लोगों को नहीं पढ़ रहे हैं, वो तोल्स्टॉय को पढ़ रहे हैं, वो तुर्गनेव को पढ़ रहे हैं, वो देवकीनंदन खत्री को पढ़ रहे हैं, वो वृंदावन लाल वर्मा को पढ़ रहे हैं, लेकिन ये सयासता है उनकी कि वो अतिरेक से, भावुकता से और कलाबोध से बच रहे हैं।
उसी समय का समानांतर अगर आप बांग्ला साहित्य देखें तो उसमें ये तीनों चीजें मिलेंगी आपको। बहुत अत्यधिक भावुकता मिलेगी, अत्यधिक कलाबोध मिलेगा, और सबसे अतिरेक बातें अतिरेक में कही जा रही हैं, प्रेम के अतिरेक में कही जा रही हैं, संवेदना के अतिरेक में कही जा रही हैं। लेकिन प्रेमचंद बहुत सयास इन सब चीजों से बचते हैं, और इसीलिए मैंने कहा कि सरलता सहजता ही उनका शिल्प बन जाती है। यहाँ पे एक चीज है कि ये चीजें ऐसा नहीं कि उनके पास नहीं है, बल्कि वो इनका बलिदान करके पाठक की निर्मिति के लिए, कि हिंदी साहित्य को, हिंदी कहानी विधा को पाठक मिले, और वो उनका त्याग करके सरलता और सहजता को अपना शिल्प बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि वो इनसे बचते हुए सरोकारों पर टिके रहना चाहते हैं। क्योंकि उनका काम सिर्फ लिखना नहीं है, जो 3 काम मैंने बताए, उसके बाद चौथा काम भी है कि वो सामाजिक सरोकारों पर टिके रहना चाहते हैं। वह कहानी से एक नई चिंतन की धारा निर्मित करते दिखाई देते हैं। मित्रों, गद्य के लिए बहुत जरूरी होता है कि जब वो सयास गद्य हो, जब सामाजिक सरोकारों से जुड़ा हुआ हो और सामाजिक चेतना को निर्मित करता हुआ गद्य हो, तो उसमें आप अगर अत्यधिक कलाबोध डाल देंगे, उनके पास वो फ्रीडम नहीं है, क्योंकि उनको पाठक की चेतना से जुड़ना है। वो जानते हैं कि हिंदी पट्टी के पाठक को क्या चाहिए और क्या वहाँ रूढ़ियाँ व्याप्त हैं समाज में, जिनको तोड़ने का मुझे काम करना है। तो वहाँ पे सामाजिक सरोकारों से भी जुड़ना है, सामाजिक चेतना को भी साथ साथ लेके चलना है, और वो ये ध्यान रखने वाली बात है कि हिंदी पट्टी में वो एक नवजागरण का समय है, स्वतंत्रता आंदोलन का समय है। तो अगर हम इन सारी बातों से आज काट के कोई प्रेमचंद की कहानी पढ़ते हैं, तो शायद ना तो हम वो कहानी ठीक से समझ पाएंगे, ना हम प्रेमचंद के लेखन को समझ पाएंगे, और ना ही हम उनके लेखन की समीक्षा करते हुए उससे न्याय कर पाएंगे। क्योंकि वो जनजागरण का समय है, वो कलावाद का समय नहीं है। जब देश आज़ाद हो गया और हिंदी कहानी एक विधा के रूप में स्थापित हो गई, हिंदी कहानी लिखने के लिए हमारे पास एक सशक्त भाषा हाथ में आ गई, तो सारे टूल्स हमारे पास हैं। हमारे पुरखों ने हमें विधा भी विकसित करके दे दी, एक खड़ी बोली गद्य की एक भाषा भी दे दी जिसमें कहानी लिखी जाए, और देश आज़ाद है। अब हम उस कलाबाद में खेल सकते हैं, अब हम अतिरेक में जा सकते हैं, अब हम संवेदनशीलता की बातें कर सकते हैं, अब हम बहुत भावुकता से अपनी कहानियां लिख सकते हैं, उसमें प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ये फ्रीडम यहाँ आके हमें मिलती है। उस पीढ़ी के पास वो स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि वो साथ साथ जन जागरण का काम भी कर रही है। अब जो मैंने कहा कि विचार की निर्मिति की बात जो मैं कहना चाहता हूं, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वह मार्क्स का साम्यवाद और गांधीवाद तोल्स्टॉय के लेखन से प्रभावित दिखते हैं। ये 3 चीजें प्रेमचंद के लेखन में हमें स्पष्ट दिखाई देती हैं। वो मार्क्स के साम्यवाद से प्रभावित दिखते हैं, वो साथ ही साथ गांधीवाद से प्रभावित दिखते हैं, और तोल्स्टॉय के लेखन से भी प्रभावित दिखते हैं। पर इन सब से विचार लेकर वो अपना एक मौलिक विचार निर्मित करते हैं, और उसको हम कह सकते हैं कि वो एक भारतीय दर्शन खड़ा करते हैं। और मैं कहूं कि अगर वो भारत में भारतीय दर्शन में प्रगतिशीलता के पायनियर हैं, वो प्रगतिशीलता के बीज बो रहे हैं। वहां पे प्रगतिशीलता आपको वृक्ष के रूप में दिखाई नहीं देगी, क्योंकि मैं फिर लौटता हूं वापस, क्योंकि साहित्य में वो काव्य का दौर है, महाकाव्य का दौर है, रामायण और महाभारत का दौर है, महाभारत पे टीकाएं लिखने का दौर है, दोहे, छंद, सोरठे और चौपाइयों का दौर है। वहां पे वो व्यक्ति आके आपके सामने गद्य रखता है, और उस गद्य में विधा खड़ी करता है, भाषा निर्मित करता है, और साथ में एक विचार भी आपको देता है जो आपकी सामाजिक चेतना से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे वो 3 विचारों से प्रभावित हो रहा है। तोल्स्टॉय को भी ले रहा है, मार्क्स का साम्यवाद भी ले रहा है, गांधीवाद भी उनके सामने है, लेकिन वो सीधा किसी को आपको नहीं दे रहे हैं, वो भारतीय दर्शन आपके सामने खड़ा करते दिखाई देते हैं। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि वो प्रगतिशीलता का एक नन्हा सा पौधा रोपते हैं। हम उस समय को बिगनिंग ऑफ द प्रोग्रेसिव थॉट कह सकते हैं कि गद्य में, हिंदी साहित्य के गद्य में प्रेमचंद आपको वो प्रोग्रेसिव थॉट के पायनियर हैं, वो वहां से उस चीज को शुरू कर रहे हैं। और जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि ऐसा करते हुए कहीं पे भी उनके अंदर एक विचारक का, एक समाज के परिवर्तक का या समाज सुधारक का दंभ नहीं दिखाई देता है।
उसके बाद भी उनके लेखन में जो एक मासूमियत आप देखेंगे, जो एक अगर बच्चे की नज़र से वो कोई कहानी कह रहे हैं तो वो बच्चे की नज़र से होगी, अगर वो स्त्री की नज़र से कहानी कह रहे हैं तो वो स्त्री की नज़र से होगी, अगर वो किसी गांव के किसान की नज़र से वो कहानी कह रहे हैं तो वो उसी नज़र से होगी। तो उनके अंदर वो विचारक का या किसी एक्टिविस्ट का उनकी कहानी में दम्भ नहीं है। इसीलिए हम देखते हैं कि कहानियों की अगर हम खास तौर से बात करें तो वो वहाँ पे जो नरेशन और बड़े बड़े आख्यानों से प्रेमचंद की कहानियाँ बचती हैं। वो अपने चरित्रों के माध्यम से, चरित्रों के टकराव के माध्यम से, परिस्थितियों के माध्यम से वो सारी बातें कहते हैं। तो ये उनका हिंदी कहानी के दर्शन में मैं योगदान मानता हूँ कि वो प्रोग्रेसिव थॉट के पायनियर व्यक्ति हैं जो हिंदी साहित्य में, हिंदी कहानी विधा में आपको प्रगतिशीलता देते हैं। एक मराठी पत्रिका प्रतिभा को मुंबई में साक्षात्कार देते हुए उन्होंने कहा कि वह देवकीनंदन खत्री की शैली से बहुत प्रभावित हैं। ये बात मैं इसलिए यहाँ कहना चाहता हूँ, मराठी पत्रिका में, उसमें जो प्रतिभा पत्रिका थी मराठी में, वो बहुत प्रसिद्ध थी और वो अपने कहानी पर फिल्म बनने के सिलसिले में उन दिनों मुंबई में थे और उसने उनका साक्षात्कार लिया, तब उन्होंने बात कही। अब आप ये देखिए कि देवकीनंदन खत्री का जो लेखन है वो कल्पना का, अपनी जो इमेजिनेशन का एक एंड है, और प्रेमचंद का जो लेखन है वो यथार्थ का, रियलिटी का दूसरा एंड है। यानी दो लेखक जो बिल्कुल अलग अलग ध्रुवों पे खड़े होके अपना गद्य लिख रहे हैं, उस समय में प्रेमचंद का यह कहना कि मैं देवकीनंदन खत्री के लेखन से बहुत प्रभावित हूँ, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि पठनीयता एक मुख्य संकट है। जिस भाषा का समाज काव्य परंपरा से आया हो, वाचिक से आया हो, जिसको रस की उसमें आदत हो, उसको अगर आप ऐसा गद्य परोसेंगे जो बहुत जटिल है, जिसमें अतिरिक्त कलावाद है, जिसको डिकोड करने में दिक्कत हो रही है, वहाँ पठनीयता बाधित होगी। और वो ये जानते हैं कि कथा से, कहानी से पाठक को जोड़ने के लिए पठनीयता एक मुख्य गुण है। इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं देवकीनंदन खत्री के लेखन से बहुत प्रभावित हूँ। जबकि विचार की दृष्टि से ये बिल्कुल दो अलग ध्रुव हैं। जबकि यथार्थ वो एकदम कल्पना के एक सिरे पे है, उनकी अधिकांश जो गद्य है वो कल्पना का एक सिरा है, और प्रेमचंद का जो है वो दूसरा सिरा है कि वो यथार्थ को पकड़ के अपनी रचनाएं करते हैं। लेकिन वो उस पठनीयता की वजह से अपने समकालीन लेखक को वो सम्मान उस साक्षात्कार में दे रहे हैं। वह ग्रामीण जीवन, उसकी संस्कृति को समग्रता में पकड़ते हैं। चेतना जो है वो उनकी कहानियों में सामाजिक चेतना है। उसके बाद अगर हम उनकी परंपरा के विकास में बाद में जो हो, जैसे उस दिन मैंने चर्चा की थी, रेणु जी की चर्चा की थी, तो फणीश्वरनाथ रेणु आते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु जो हैं वो उस आंचलिकता के सौंदर्य में जाते हैं, वो उस आंचलिकता के वैविध्य में जाते हैं, वो उस आंचलिकता की ध्वनियों में, रंगों में, रसों में, रागों में वहां प्रवेश करते हैं। लेकिन प्रेमचंद के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। जैसे घर का मुखिया होता है और जब कोई शादी ब्याह उत्सव होता है तो वो सबको नाचते देख तो सकता है, सबको खुश होते देख सकता है, गाते हुए देख सकता है, लेकिन उसकी चिंता दूसरी है। वो आपको वैसा मदमस्त अपने काम में दिखाई नहीं देगा। और यही काम प्रेमचंद अपनी कहानियों में कर रहे हैं। वो बड़े सचेत लेखक हैं। वो किसी मतलब मदहोशी में नहीं लिख रहे हैं, वो बड़े सचेत और सतर्क लेखक मैं उन्हें मानता हूं। इसीलिए वह ग्रामीण जीवन, उसकी संस्कृति को समग्रता में पकड़ते हैं। उन्हें हर उस कोने पे, हर उस जगह पे कलम चलानी है जहां अंधेरा है। उन्हें उस हर पात्र के ऊपर नजर रखनी है जिसके ऊपर पहले कभी नहीं लिखा गया, जिसके ऊपर चर्चा नहीं हुई। इसीलिए मैं कहता हूं कि वह एक व्यक्ति की चेतना नहीं, समग्रता में सामाजिक चेतना की बात करते हैं। और यहाँ पे कई बार आपको लगेगा कि वो लोक की उस कला और उस ध्वनि, उस रंग और रास को मिस कर जा रहे हैं, जो कि बाद में फणीश्वरनाथ रेणु जी पकड़ते हैं। और इसीलिए हम उन्हें परंपरा का विस्तार मानते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जो फणीश्वरनाथ रेणु हैं वो प्रेमचंद की ग्रामीण आंचलिकता का, ग्रामीण का और हिंदी कहानी का वो विस्तार है। दूसरी जो एक महत्वपूर्ण बात मुझे कहनी है, जो एक लेखक के तौर पे मैं महसूस करता हूँ प्रेमचंद की कहानियों को पढ़ते हुए, कि प्रेमचंद जो है वो चेंज ऑफ हार्ट, हृदय परिवर्तन उनकी कथा का विकास बिंदु है। वो किसी तरह के जबरन बदलाव में विश्वास नहीं करते। इसीलिए प्रगतिशीलता होते हुए भी
आप ये देखेंगे कि वहाँ जबरन आंदोलन खड़े नहीं होते, वहाँ झंडे और नारे नहीं मिलते। वहाँ पे क्या है, वो चेंज ऑफ हार्ट में बिलीव करते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि वहाँ तोल्स्टॉय और साम्यवाद और गांधीवाद तीनों का आप एक मिश्रण देख सकते हैं। और यहीं पे हमें लगता है कि वो चेंज ऑफ हार्ट, हृदय परिवर्तन उनकी कथा का विकास बिंदु है। वह जबरन किसी बदलाव की बजाय स्वयं आत्म आलोचना से, चरित्र के भीतर आए परिवर्तन से बदलाव चाहते हैं। और इस बात में वह गांधी के पास खड़े दिखाई देते हैं। वे किसी तरह नरेटर का विजन नहीं रोकते कहानी में, वे चरित्र को रोकते हैं। और चरित्र जिस तरह से रिएक्ट करता है, जिस तरह से चरित्र अपने एक्ट करता है, वो उसमें आपको विजन दिखाई देगा। आप उनकी तमाम कहानियों के अगर उदाहरण देखें, सबने उनकी कहानियां पढ़ी हैं, तो आप देखेंगे कि वो चरित्र ही आपको कोई ना कोई अपने कार्य से, अपनी उससे वो आपको विजन दे जाता है। चेंज ऑफ हार्ट, वो ये चाहते हैं कि व्यक्ति हालात को देखे, उसे खुद उसके मन में दया उत्पन्न हो और सामने वाले के प्रति वो बदल जाए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि उनके भीतर एक गांधी बैठा हुआ है, जबकि वो वकालत प्रगतिशीलता में साम्यवाद की कर रहे हैं, लेकिन वो गांधी है, क्योंकि वो जबरन बदलाव नहीं चाहते, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर इस समय हम समाज को सवर्ण बनाम हरिजन बना देंगे तो जो समाज की एकजुटता है, जो हमें आज़ादी के लिए चाहिए है, जो हमें नवजागरण के लिए चाहिए है, जो हमें अपने देश के शत्रुओं से लड़ने के लिए चाहिए है, वो कमज़ोर होगी। वो ये जानते हैं कि हमें एका जो चाहिए है समाज में, वो तभी बनेगी जब जो व्यक्ति शोषक है वो ये एहसास कर लेगा कि हाँ, मैंने गलती की है और मुझे बदलना चाहिए। एक चरित्र अपने अधिकार के प्रति सचेत हो, वह उठ खड़ा हो, लड़े, ये जरूरी है, पर जो शोषक है वह भी बदले और जो दूसरे के हक का है उसे छोड़े ही नहीं, बल्कि वंचित के पक्ष में जा खड़ा हो। ऐसे समाज का सपना प्रेमचंद के लेखन के केंद्र में है। हम देखते हैं कि वो हर वर्ग में बदलाव करते हैं, वो केवल वर्सेस की लड़ाई नहीं करते। आज हम देखेंगे कि ब्राह्मणवाद पे बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन ये भी सवाल उठता है कि क्या सो कॉल्ड तथा कथित ऊंची जातियों के लोग समझे जाते हैं, क्या उन्होंने प्रगतिशील साहित्य नहीं लिखा? क्या ऐसे मित्र नहीं हैं जो दलित साहित्य लिखते हैं, जिन्होंने गैर दलित लोगों ने दलित विषयक साहित्य लिखा है? क्या उनके साहित्य को हमें खारिज कर देना चाहिए? क्या उन्हें कोई हक नहीं है कि वो उस लड़ाई में शामिल हों? अगर वो शामिल नहीं होंगे तो वो लड़ाई पूरी कैसे होगी, वो लड़ाई जीती कैसे जाएगी? इसलिए प्रेमचंद वहां पे फलाने बनाम ढिकाने नहीं बनाते। वो कभी भी इस विमर्श को ऐसे नहीं खड़ा करते कि वो सवर्ण बनाम दलित हो जाए। वो चरित्र बनाम चरित्र रखते हैं और चरित्रों की क्रिया से ही वो ये सिद्ध करना चाहते हैं कि व्यक्ति का जो शोषक है उसका दिल बदले, उसका मन बदले और एक दिन वो खुद समझे कि हाँ, ये मैं गलत कर रहा था और यहाँ मेरे को इससे बचना चाहिए था। इसके बाद जो चीज़ सामने आती है तो वो ये कि अगर हम देखें तो इसीलिए वो मैं कहता हूँ कि इसलिए वे चरित्रों में एक दृष्टि, एक विजन को रोकते हैं, पर कभी भी वो अपनी कहानियों में समाधान आरोपित नहीं करते। प्रेमचंद के साथ आप एक बहुत अच्छी बात देखेंगे कि उनकी कहानी अंत की तरफ जब बढ़ती है, जिस तरह से उसका विकास होता है, तो वो कहीं ना कहीं आपको एक दिशा दे के छोड़ देते हैं। वे चरित्रों में एक दृष्टि, एक विजन को रोक देते हैं, पर कहीं से भी समाधान आरोपित नहीं करते। किसी विचारधारा का एजेंडा लेकर नहीं चलते। जबरन क्रांति खड़ी करते हुए वे आपको नहीं दिखाई देते हैं, बल्कि वे चाहते हैं कि चरित्र का विकास हो, उसके जीवन का विस्तार हो और उसका जो हृदय है वो खुद बदले और वो अपने आसपास के समाज को बदलने में मदद करे, कहीं ना कहीं अपनी गलती स्वीकारे। और ये कहानियाँ हम देखते हैं तो मैं कितनी ही कहानियों से अगर शुरू करूँ कि उनके बिल्कुल प्रारंभिक दौर की कहानियों से अगर हम शुरू करें और आगे तक अंत तक आते हुए हम देखें तो वो विकास हमें दिखाई देता है। दूसरी चीज़ जो प्रेमचंद के बारे में जो आजकल तमाम तरह की बातें हो रही हैं और उनके बारे में तमाम तरह के जो पक्ष रखे जा रहे हैं, होता क्या है, अगर किसी भी लेखक को उसके समय से काट के अगर आप देखेंगे
उन परिवेश को, उन हालातों को उसको छोड़ देंगे और केवल कहानी अगर उठा लेंगे तो कहानी कहीं आसमान से नहीं गिरती। कहानी समाज में उसकी जड़ें होती हैं। मैं अगर बुंदेलखंड से आता हूं और अगर मेरी आंचलिकता जो है वो बुंदेलखंड के अंचल की है, तो वो स्वाभाविक है। अगर आप ये नहीं जानेंगे कि मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूं, अगर मेरी पहली कहानी हनिया क्यों है और वो बीहड़ से क्यों आती है, तो आपको ये जानना पड़ेगा कि मैं बुंदेलखंड का आदमी हूँ, इस वजह से मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं राजस्थान का आदमी हूँ तो मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ। इसीलिए हमें देखना पड़ेगा कि प्रेमचंद की वो कहानियाँ आ कहाँ से रही। अब मैं थोड़ा पीछे जाना चाहता हूँ कि प्रेमचंद के लेखन की शुरुआत, जैसे हम सब जानते हैं, कि उर्दू से हुई। तो आप दो चीज़ें देखिएगा, ध्यान से देखने वाली बात है कि उस समय काव्य परंपरा चल रही है, महाकाव्य की परंपरा है। रामचरितमानस और ये महाभारत जैसे काव्य हमारे सामने हैं और वाचिक परंपरा है। और उस समय उसके समानांतर बांग्ला साहित्य बहुत समृद्ध है और उसी समय ज़्यादातर प्रगतिशील साहित्य जो है वो उर्दू में लिखा जा रहा है। और प्रेमचंद भी अपने लेखन की शुरुआत वो उर्दू में करते हैं। लेकिन उर्दू के साहित्य की उस समय जो हवा चली हुई है, वो उर्दू के साहित्य में राष्ट्रवाद की हवा चली हुई है, देश प्रेम की हवा चली हुई है। इसलिए अगर आप कहीं देखें तो दुनिया का सबसे अनमोल रतन में जो प्रेमचंद दिखाई देते हैं, वो बिल्कुल देश प्रेमी, राष्ट्रवादी प्रेमचंद दिखाई देते हैं हमें। वो लेखन की शुरुआत है। उसमें अगर आप उनकी भाषा देखें तो वो हिंदी और संस्कृत से बहुत दूर और उर्दू के बहुत करीब खड़ी हमें दिखाई देती है। उसके बाद उनका नज़रिया बदलता है। जैसे मैंने कहा कि साम्यवाद और तोल्स्टॉय उनके जीवन में आते हैं और गांधीवाद का उनका प्रभाव होता है। तब हम देखेंगे वो यात्रा बदल जाती है। फिर वो कफन में आते हैं। कफन तक की यात्रा में आप वो परिपक्वता भी दिखाई देती है और कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस भी दिखाई देता है कि वो हर वर्ग पे बात कर रहे हैं। कफन जहाँ से आती है, कहानी उठती है जिस जमीन से, और बाद में अगर आप शतरंज के खिलाड़ी जिस जमीन से कहानी उठती है, जिन नवाबों की वो कहानी है, तो आप ये देखेंगे कि एक लेखक हर वर्ग को अपना विषय बनाता है, हर वर्ग की विषमताओं पे, उनकी विडंबनाओं पे वो बात करता है। अगर उस समय में, जब नवजागरण का समय है, जब देश को एक रखने का समय है, अगर उस समय वो व्यक्ति सवर्ण बनाम हरिजन करके कहानियां लिख देता है, सवर्ण बनाम दलित करके कहानियां लिखता है, तो उसकी कहानियां सीधे सीधे समाज में स्वीकार नहीं होंगी। इसीलिए मैंने कहा कि वो प्रगतिशीलता का वृक्ष नहीं है, वो प्रगतिशीलता का बीज है। और वो प्रगतिशीलता का बीज आज हमारे समाज में हिंदी कहानी में एक वृक्ष के रूप में है। लेकिन हम जब वृक्ष को वापरते हैं, उसके फल खाते हैं, तो हमें कभी भी उस बीज को, उस पौधे को नहीं भूलना चाहिए जो हमारे पुरखों ने लगाया था। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर उन्होंने 300, 320, 325 कहानियां लिखी हैं और 100 साल बाद भी आज हम इस समय में बैठ के अगर उनकी 20-25 कहानियां भी अगर प्रासंगिक हैं, तो हमें मानना चाहिए कि उस व्यक्ति ने हिंदी कहानी में एक नींव के पत्थर का काम किया है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि उन्होंने केवल कहानियां नहीं लिखी, उन्होंने हिंदी कहानी की भाषा को निर्मित किया, उन्होंने उस विधा को विकसित किया और साथ ही उस विधा के पाठक भी जोड़े जो कि वाचक परंपरा से आते थे। उनको गद्य पढ़ने की आदत और हिंदी कहानी पढ़ने की आदत वहीं से शुरू होती है। अब अगर आप देखें कि वही जो मैंने जिक्र किया कि दुनिया का सबसे अनमोल रतन से लेके जब वो आते हैं तो कफन में उनकी यात्रा दिखाई देती है, उसकी परिपक्वता दिखाई देती है। उसके बाद कफन, ईदगाह, ठाकुर का कुआं, खेल, मंत्र, सवा सेर गेहूँ, बूढ़ी काकी, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, और यहाँ से होते हुए जब वो शतरंज के खिलाड़ी तक आते हैं तो वो सीधे सीधे सत्ता के चरित्र की बात करते हैं, वो राजनीति की बात करते हैं। किस तरह राजनेता, किस तरह सत्ता का जो शीर्ष है वो अपनी विलासिताओं में खोया हुआ है और उसके राज्य पे आक्रमण हो रहा है और उसे जरा भी अपने राज्य की परवाह नहीं है, और अंत में वो अपने खेल या विलासिता पे जरा सा भी अवरोध आने पे वो तलवार निकाल लेता है। यानी कि उसकी शक्ति भी उसके पास है, उसकी क्षमताएं भी उसके पास हैं, उसका दंभ और ईगो भी उसके पास है, लेकिन उस सब का प्रयोग वो सिर्फ अपने और अपनी विलासिताओं के लिए करना चाहता है, वो जनता के लिए नहीं करना चाहता। तो इस तरीके से वो पूरे अगर आप विस्तार में देखते हैं तो हम पाते हैं कि वो हर वर्ग पे हमें एक कहानी देते हैं। ईदगाह, जिस तरीके की मैंने जिक्र किया कि ईदगाह में जिस तरह से कहानी हमें दिखाई देती है, बिल्कुल एक बच्चे के एंगल से है, लेकिन वो एंगल जब आप पेन व्यू में जाते हैं, जब आप उसके क्लोज जाते हैं, तो वो कई बातें करती हैं।
वो कहानी केवल एक बच्चे की कहानी नहीं है, वो उस स्त्री की भी कहानी है, वो उस समाज की भी कहानी है। ठाकुर का कुआं की जब हम बात करते हैं तो वो उस वर्ग की भी कहानी है। वहाँ पे सवर्ण बनाम दलित आपको सीधा स्पष्ट दिखाई देता है। पंच परमेश्वर की हम बात करते हैं तो वहाँ न्याय हमें स्पष्ट दिखाई देता है। नमक का दरोगा हम बात करते हैं तो हमें व्यवस्था दिखाई देती है, किस तरह की व्यवस्था है। और जो बातें आज हम समाज में देखते हैं, हम आज की राजनीति में देखते हैं कि किस तरह राजनीति आज भी सत्ता के 3 केंद्रों पर टिकी हुई है, जिसमें कि बाजार, दूसरा आपका धर्म और तीसरा राजनीति। ये तीनों कभी एक दूसरे का विरोध नहीं करते, ये तीनों हमेशा एक दूसरे का समर्थन करते हैं और इन तीनों के आपसी मिलन से ही शोषण की पूरी जमीन तैयार होती है। आप अगर इस त्रिकोण में से धर्म को अलग कर दीजिए तो शोषण का आधा हिस्सा अलग हो जाएगा। अगर आप बाजार को अलग कर दीजिए तो शोषण उस तरीके से नहीं हो सकेगा, और अगर राजनीति और सत्ता को आप अलग कर दीजिए तो उस तरह से शोषण नहीं हो सकेगा। इसलिए अगर प्रेमचंद की प्रगतिशीलता को आपको परखना है तो आप उनकी कहानियों में ये देखें कि वो अलग अलग तरीके से अलग अलग कहानियों में धर्म पर भी चोट कर रहे हैं, उसकी रूढ़ियों पर, वो बाजार पर भी चोट कर रहे हैं, और राजनीति पर तो उनकी कलम लगातार चल रही है और वो राजनीति को भी अलग तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, उसको आपको अवेयर भी कर रहे हैं, शोषण के खिलाफ आपको सचेत भी कर रहे हैं और जागरण भी कर रहे हैं। उनका जो लेखन है वो एक तरीके से उस समय के समाज का मनोवैज्ञानिक लेखन है। उनके चरित्रों में अगर आप जाएं तो एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है, जिस तरह से वो मंत्र में बात करते हैं। कितनी ही बात, अब अगर सतही तौर पे मंत्र की कितने लोग बात करते हैं, तो एक हमारे मित्र कह रहे थे कि वो कहानी कहीं ना कहीं अंधविश्वास का समर्थन करती है। वो अंधविश्वास का समर्थन नहीं करती, वो वर्ग चरित्र बताती है। वो वर्ग चरित्र ये बताती है कि एक बुजुर्ग है जिसको ये मालूम है कि उसके हाथ में एक शक्ति है और उस शक्ति से किसी का भला हो सकता है। जिस आदमी के, डॉक्टर साहब के बच्चे को सांप ने काट लिया है, उनको पता भी नहीं कि ये कोई ऐसा कोई व्यक्ति है, इसके पास कोई शक्ति है, और वो चाहते भी नहीं, उन्हें इसकी शक्ति पे विश्वास भी नहीं है। लेकिन इसका अपना मन, ये जिस वर्ग से आता है, इसके हृदय में ये बात है कि अगर मैं किसी का भला कर सकता हूं तो मैं यहाँ क्यों बैठा हूं, जबकि वो संकट में है और वो रात भर सो नहीं पाता और वो उसकी मदद के लिए चल पड़ता है। वहीं पे डॉक्टर साहब हैं, जब इसका बेटा बीमार था और ये अपने बच्चे को लेके डॉक्टर चड्डा के पास जाता है, तो इसे तो विश्वास था कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को बचा लेंगे। डॉक्टर साहब जानते थे कि उनकी दवाई से बच्चा बच सकता है, लेकिन वर्ग चरित्र यहाँ आड़े आता है कि वो अपने दिनचर्या में रत्ती भर बदलाव करने को तैयार नहीं है, और ये व्यक्ति अपनी रात की नींद छोड़ता है, अपने मन से वो बात निकालता है कि इस व्यक्ति की जो है लापरवाही से मेरे बच्चे की जान गई, और वो चल पड़ता है। इसमें प्रेमचंद कहीं नहीं कह रहे हैं कि केवल उसके मंत्र से ही वो ठीक हो गया होगा, वो यूं भी ठीक हो सकता है, और भी कई कारण हो सकते हैं। वहाँ पे वो आपको उस कहानी में उस वर्ग की जो संवेदनशीलता है समाज के प्रति, वो बता रहे हैं। इसी तरह से अगर आप देखें तो आपको ईदगाह कहानी जो है वो बाजार के खिलाफ चोट करती हुई नजर आएगी, कि जो आदमी बाजार से अपने मन की सारी चीज़ें नहीं खरीद सकता, कैसे वो एक चीज़ खरीद के पूरे बाजार को, जो उसके जो मित्र हैं, जो अलग अलग समय पे अलग अलग चीज़ें खरीद के लाए हैं, किस तरीके से वो एक चीज़ खरीदी जो उसकी उपयोगिता की चीज़ है, जो उसको लगता है कि उसकी दादी के काम आएगी, वो उससे किस तरीके से बाकी के बाजार के सारे प्रोडक्ट्स को ध्वस्त कर रहा है, और वो अपनी आवश्यकता की वस्तु को ही सबसे अच्छी खरीद साबित कर दे रहा है। आज अगर आप ध्यान से बाजार को देखें तो बाजार क्या करता है? बाजार आपकी जरूरत नहीं बेचता है, वो आपकी जरूरत सेट करता है। वो आपको बताता है कि आपने फला कमीज पहनी है तो आप सुंदर लग रहे हैं, आपने फला मोबाइल है तो आप समझदार आदमी हैं, आप बड़े आदमी हैं, आपके हाथ में जो ब्रांड्स हैं, आपका कपड़ा हो, आपका चश्मा हो, आपका मोबाइल हो, आपकी घड़ी हो, वो आपको बता रहा है कि ये घड़ी अगर आप किसी को गिफ्ट में देते हैं तो आप सच्चे मित्र हैं, और अगर आप ये घड़ी नहीं देते हैं तो शायद आप अच्छे मित्र नहीं, आप वक्त की कदर नहीं करते। तो ये कौन बता रहा है? ये बाजार बता रहा है। और बाजार जब ऐसे आदमी से बहुत डरता है जो अपनी ज़रूरतें समझ ले,
जो आदमी अपनी ज़रूरत समझ ले कि मेरी ज़रूरत भैया इतने भर की है और मैं इतना खरीदूंगा, इसके लिए मेरे लिए बाजार ज़रूरी है और इससे आगे मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे आप ध्यान से देखें, उस समय के समाज को वो बड़ी सरलता से, बड़ी सहजता से ये बात बता दे रहे हैं। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि प्रेमचंद सरलता और सहजता को ही अपना शिल्प बना लेते हैं। वो जिस तरीके से कहानी अपनी शुरू करते हैं, वो उस सरलता सहजता को ही अपना शिल्प बनाते हैं और तीनों काम वो करते हुए चलते हैं कि वो एक भाषा निर्मित करते हैं, कहानी को एक विधा रूप में विकसित करते हैं, उस विधा से पाठकों को जोड़ते हैं, उन पाठकों के जो संस्कार काव्य के हैं, वाचिक के हैं, उससे उनको गद्य में लाते हैं, साथ में वो उसका विचार निर्मित करते हैं। उनका विचार जो है वो साम्यवाद से, गांधीवाद से और तोल्स्टॉय से प्रभावित होता है, लेकिन उसके बाद भी वो तीनों को मिला के एक भारतीय दर्शन तैयार करते हैं समग्रता में, जो सामाजिक चेतना का काम करता है। वो अपना विजन नहीं थोपते हैं, बल्कि वो आपको एक सहजता में एक सामाजिक चेतना का एक दृष्टिकोण देते हैं कि देखो अभी तक हमारा इस वजह से हमारा, वो केवल शोषण पे उंगली नहीं रखते हैं कि आपका शोषण हो रहा है, वो कहीं ना कहीं शोषण की वजहों को बताते हैं और बड़े प्यार से सरल शब्दों में समझा के बताते हैं। क्योंकि वो मैंने जो कहा कि कहीं ना कहीं उनके लेखन में जो बात नहीं डिस्कस होती, जो बात नहीं कही जाती, कि वो नवजागरण का समय है, वो स्वाधीनता संग्राम का समय है, आंदोलन का समय है। उस समय में समाज में जो लोग अस्मिताओं की बात करते हैं, अगर उस समय समाज में प्रेमचंद के लेखन से तमाम तरह के अस्मिता बोध पैदा हो जाएं और उनकी कहानियों से ऐसी क्रांति हो जाए कि सब लोग अलग अलग अपनी अस्मिताओं के लिए लड़ने लगें, तो सीधे तौर पे वो जो जागरण की व्यवस्था चल रही है, जो सामाजिक चेतना की बात चल रही है, जो आज़ादी का आंदोलन चल रहा है, वो सीधे तौर पर प्रभावित हो जाता है। इस वजह से मैं उन्हें एक राजनीतिक चेतना संपन्न लेखक भी मानता हूँ। वो कोई डिज़ाइनर कहानीकार नहीं है, वो वैसे कहानीकार नहीं है जो किसी के ऑर्डर पे कहानियाँ लिख रहे हैं, वो अपने मन की कहानियाँ भी नहीं लिख पा रहे हैं, मैंने कहा। इसीलिए आप देखेंगे कि उपन्यासों में उनके वो विस्तार मिलता है, वो आख्यान मिलते हैं, वो विश्लेषण मिलते हैं, वो बौद्धिकता मिलती है। कहानी वो उस समाज से जुड़ने के लिए लिख रहे हैं और कहीं ना कहीं उसे सामाजिक सरोकारों को साथ लेते हुए उसे बदलने के लिए लिख रहे हैं। इसीलिए वो अतिरेक से, भावुकता से और कलावाद से अपने आप को बचा ले जा रहे हैं और यही उनके वो गुण हैं जिससे हम प्रेमचंद को और हिंदी कहानी को कभी अलग करके नहीं देख सकते। हम जिस कहानी की बात कर रहे हैं, हम जिस कहानी को पढ़ते हैं आज, हम जिस कहानी को लिखने की कोशिश करते हैं आज, हम चाहें या ना चाहें, कहीं ना कहीं हम अपनी कहानी में प्रेमचंद के मॉडल को ही आगे बढ़ाते हैं। हम उसके एक्सटेंशंस तैयार करते हैं। उसमें हम जिन चीज़ों से वो बचते थे, आज हमारे पास वो आज़ादी है कि हम कलावाद में जा सकते हैं, हम तरह तरह के प्रयोग कर सकते हैं, हम अपनी कल्पनाशीलता में जाके यथार्थ को बिल्कुल नकार के, यथार्थ को बिल्कुल भूल के कहानियाँ लिख सकते हैं। हम कहीं ना कहीं प्लॉट को डिकंस्ट्रक्ट करके कहानियाँ लिख सकते हैं। लेकिन आप ये समझिए कि जब जो पाठक की पूंजी थी, लेखक की पूंजी तो प्रेमचंद में बहुत संपन्न थी, प्रेमचंद बहुत पूंजी संपन्न व्यक्ति थे लेखन के तौर पे, लेकिन पाठक की पूंजी थी वो बहुत थोड़ी थी। गद्य के पाठक कम थे, कहानी के पाठक कम थे और साथ में प्रगतिशील लेखन के पाठक तो उस समय बहुत कम थे। अगर ऐसे में वो व्यक्ति इन सब चीज़ों में चला जाता, वो प्लॉट को डिकंस्ट्रक्ट कर देता, वो व्यक्ति कलावाद में अतिरेक में चला जाता, वो प्रयोग धर्मिता सिद्ध करने लग जाता, वो अपनी कला को सिद्ध करने के लिए अगर वो लेखन किया गया होता, तो निश्चित ही विधा का बहुत नुकसान होता, भाषा का बहुत नुकसान होता और सामाजिक चेतना का जिस तरीके से प्रेमचंद में विकास हुआ, जो मैंने कहा कि प्रगतिशीलता का वो बीज रोप रहे थे, वो आपको एक विजन का बीज जो है वो अपने पात्रों के माध्यम से रोप रहे थे। आज वही विजन हमें विस्तार में दिखाई देते हैं। आप किसी भी कहानी की किसी तरीके से आलोचना कर सकते हैं। गौतम सान्याल जी ने बहुत अच्छा काम किया है, वीरेंद्र यादव जी को मैं कितनी बार पढ़ता हूँ, उन्होंने प्रेमचंद पे बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन आप ये मानिए कि आज
कि कथाकारों को जो फॉर्मेट मिला है उसमें वो कितना ही प्रयोग कर लें, मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं ज़मीन थोड़ी हम सब के पास प्रेमचंद से ही उधार ली हुई है। इसलिए हम सब उनके ऋणी हैं, कृतज्ञ हैं, और उनकी कहानियों पे बात करते समय हमें इन सारी बातों को अपने सामने रखना चाहिए। और बड़ा दुख भी होता है और बड़ी मतलब निराशा भी होती है कि जब किसी बहुत जिम्मेदार मंच से बहुत गैर ज़रूरी तौर पे किसी तरह की बातें की जाती हैं, और मैं ये समझता हूँ कि वो बातें भी शायद उस तरीके से नहीं कही गई होंगी उस सोच को रखते हुए, लेकिन सबके पास सब कुछ काम का नहीं होता है। लेकिन कुछ जो काम का होता है उस तक पहुंचने के लिए जिस मार्ग पे हम चलते हैं उस मार्ग में बहुत कुछ साधारण, अति साधारण भी लिखा जाता है। हम सब कहानी में क्या करते हैं, हम सब कहीं ना कहीं कहानी में अच्छा लिखने की कोशिश ही तो करते हैं, अपनी बात कहने की तो कोशिश करते हैं। हाँ, 4-6-10 कहानियों में असफल होते हैं, कुछ कहानियों में सफल होते हैं, और एक दिन शायद किसी एक कहानी में कुछ ऐसी बात हो जाती है कि लोगों को लगता है कि हाँ, ये कहानीकार रखने लायक है अपनी स्मृति में, इसने वो बात कही जो इसे कही जानी चाहिए थी। लेकिन आप उस यात्रा को नहीं भूल सकते। जो 10 कहानियां लिख के जो 11वीं अच्छी कहानी लिखने में आप ये नहीं कर सकते कि उसकी 11वीं कहानी को स्वीकार कर लीजिए और बाकी की 10 कहानी के लिए उसके लिए पीछे लठ लेके पड़ जाइए। आप ये नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो लिखता है, मैं एक दिन बहुत मतलब ऑन द लाइटर नोट में कह रहा था कि दुनिया के हर आदमी को पता है कि कहानी कैसे लिखी जाती है, अच्छी कहानी कैसे लिखी जाती है। दुनिया के हर आदमी को पता है कि अच्छी कहानी कैसे लिखी जाती है, सिवाय उस आदमी के जो कहानियां लिखता है। क्योंकि जब वो लिखने बैठता है समझदार आदमी, तो उससे एक कहानी भी नहीं लिखी जाती। मित्रों, आप अपने जीवन से, अपने जीवन अनुभवों से, अपने आसपास बिखरे समाज से, उसके यथार्थ से जब जुड़ते हैं और कोई कथा, कोई कहानी आपके मन में दस्तक देती है और वो आपको लगता है कोई कहानी पढ़ के कि ये कहानी बहुत अच्छी लिखी गई है, आपको जितनी सरल कोई कहानी मिले, जितनी सहज कोई कहानी मिले और आपको लगे कि हाँ, ये तो बहुत अच्छी कहानी है और ऐसी कहानी तो मैं भी लिख सकता था, सच मानिए वो सरल कहानी, वो सहज कहानी लिखना उस लेखक के लिए बहुत कठिन रहा होगा। क्योंकि सरलता और सहजता को प्राप्त करना बहुत कठिन है। बहुत कलावाद आप सीख सकते हैं, साध सकते हैं, कहीं से उठा सकते हैं। सरलता, सहजता और सीधापन साधना, मैं समझता हूँ कि एक बहुत कठिन और बड़ी तपस्या है, और प्रेमचंद ने वही किया। प्रेमचंद ने वो सरलता और सहजता साधी, उन सरोकारों को साधा, और वो बीज जो उन्होंने रोपे, वो पौधे लगाए, वो आज वृक्ष रूप में हमारे सामने हैं। और आप सब ने इतने समय तक मेरी बात सुनी, उसके लिए आप सबका आभार। अगर आप सबका कोई प्रश्न होगा तो मैं निश्चित ही उसे जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं लौटूंगा इस पेज पे और आप सबके उत्तर देने की कोशिश करूंगा। अगर मेरी बातचीत में कुछ सार्थक बात हुई हो तो अच्छी बात है, अपने साथ रखिएगा। और अगर जाने अनजाने कोई बात मुझसे ऐसी निकल गई हो मुँह से जो शायद आपको उचित ना लगे, तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। और आप सबको एक बार पुनः धन्यवाद। इस पेज पर इस परिवार को, अटूट बंधन परिवार को, बन्ना जी को, बन्ना गुप्ता जी को, बन्ना वाजपेयी जी को, आशा सिंह जी नमस्कार, काकी जी नमस्कार, प्रमोद जी नमस्कार, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। प्रमोद जी, चंद्रकांता सिवाल जी, अंदा पतन जी, ममता कालिया जी हमें सुन रही थी, ममता कालिया जी को बहुत बहुत नमस्कार। अर्चना जी, सुनीता जी, और मैं नाम भूल रहा हूँ, आशा सिंह जी, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और एक बार फिर हम सब लोग प्रेमचंद को पढ़ें, समझें और उनसे जुड़ें। तभी मैं समझता हूँ कि किसी कथाकार को अगर उस पर कुछ लिखना है, पढ़ना है, बोलना है, तो उसे समग्रता में पढ़ना चाहिए। किसी 1, 2 या 4 कहानी या कविताएं लिख के आप उन पर बात नहीं कर सकते। कविता वर्मा जी नमस्कार, के कृष्णा जी नमस्कार, और प्रमोद शाह जी हमें सुन रहे थे, उनका भी
बहुत बहुत आभार, उनको नमस्कार, धन्यवाद मित्रों। अगर कोई प्रश्न होगा तो मैं फिर आपसे जुड़ूंगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। नमस्कार।